M-A-N, man. And another is V-A-N, van. V-A-N, van. So van, man, fan. Okay? तो हमने पढ़े हैं A-T, A-P, A-N साउंड वाले वर्ड. नेक्स्ट हम इन्हें कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कैट. अ बॉय इज वियरिंग अ कैप. वेरी गुड. कैट. कैट sat on the mat. Next, a van is on the road. Great. Next, this is a mat. Man is holding a cup and tap. Water is coming from the tap. So stay safe, stay healthy. Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes and doing your studies well. From today onwards, we will learn English all together. In this class, there will be a lot of fun. We will learn some new words and we will do more and more activities. For that, what you have to do? Simple. You have to remember the time of the class and attend the class on time. As we are meeting first time, you must know some interesting rules of my class. First of all, you have to be attentive. Second, you have to converse with me. आपको मुझसे बातचीत करनी है. मैं यहाँ से बोलूंगी और जो भी पूछूंगी आप मुझे वहां से आंसर देंगे. जानते हो क्यों? क्योंकि जो गॉड है ना, गॉड हैज गिवन अ पावर टू द टीचर्स टू रीड, लिसन एंड अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो आप मेरे पास हैं या नहीं हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. तो मैं जो यहाँ से पूछूंगी आप मुझे वहां से आंसर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. नाउ फर्स्ट टेल मी, when do you get up in the morning? हाँ, you have to give the answer. Answer दीजिए. Yes, at 6 o'clock. Very good. We should get up early in the morning at 6 o'clock. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह उठने में बहुत आलस आता है. वो जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, वो आराम से सोना चाहते हैं. तो who wakes them up? उनको कौन उठाता है? Yes, दादी, नानी, मम्मी, पापा, कोई भी, यानी वो किसी पर डिपेंड होते हैं. So anybody in the class can tell me कि who wakes up animals and birds? Animals और birds को कौन उठाता है? Nobody. कोई नहीं उठाता है, वो अपने आप उठ जाते हैं. तो यानी कि they are better than us, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है. और क्या होता है, जैसे ही सनलाइट टचेस द अर्थ, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उनको उठा देती है. और सेम नेचुरल क्लॉक हमारी बॉडी में भी होती है, जो हमें बताती है कि व्हेन वी हैव टू ईट, व्हेन वी हैव टू वेक अप एंड व्हेन वी हैव टू स्लीप. हमें क्या करना है? उस क्लॉक को सुनना है. तो आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द टुडे? द टॉपिक ऑफ द टुडे इज वेक अप, है ना. तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11, lesson 1, wake up. Okay, if you will listen carefully, you will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. क्या होती है पोइम? पोइम तो जानते हैं ना आप, जैसे कि इसको हम अच्छे से गाते हैं और लय और ताल के साथ, प्रॉपर रिदम और इंटोनेशन के साथ. इसमें कुछ प्रॉपर लाइंस होती हैं ना, होता है और राइमिंग वर्ड्स होते हैं. इनको यूज करते हैं तो हम अच्छे से गाते हैं. तो दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ योर लेसन. एंड नाउ वेक अप. दिस इज अ पोएम, वेक अप. एंड वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना. जब हम किसी को जगाते हैं या उठाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जब वो कोई बच्चा सो रहा होता है या कोई सो रहा होता है तो उसको कैसे उठाया जाता है? क्या बोला जाता है? वेकअप. वेकअप मीन्स उठो, उठो या जागो, है ना, उसको उठाया जाता है ना. तो
एक ऐसे बच्चे की इसमें स्टोरी है जो बहुत देर तक सो रहा है, जो सुबह उठना ही नहीं चाहता है। तो देखो उसको कैसे उठाया जा रहा है। पहले इस पोइम को हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, इसके मीनिंग समझेंगे, न्यू न्यू वर्ड सीखेंगे, फिर इस पोइम को हम रिसाइट भी करेंगे। तो वेकअप, वेकअप मीन्स जागना या किसी को जगाना। तो क्या पोइम में क्या है? वेकअप, वेकअप मीन्स उठो उठो या जागो जागो। इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा दिन है। लवली मीन्स प्यारा, सुंदर या आकर्षक। डे मीन्स दिन। इट्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इट इज का। इट इज अ लवली डे, तो इट इज को शॉर्ट में लिखा है इट्स अ लवली डे। यह एक बहुत प्यारा दिन है। दिन तो सुबह का दिन बहुत प्यारा होता है, पता है ना? जब सूर्य निकलता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो जो बेस्ट पार्ट होता है पूरे डे का वो मॉर्निंग का होता है। और उस समय वो बच्चा सो रहा है तो उसको उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप। अरे मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बच्चों को इंपॉर्टेंस पता नहीं होती उठने की ना, तो बच्चों को मैजिक वर्ड्स यूज करके उनको उठाया जाता है। तो प्लीज एक मैजिक वर्ड है, तो यहाँ पे प्लीज का यूज हो रहा है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज लगाते हैं। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, गेट अप एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुबह उठ के अगर पढ़ नहीं रहे और बाहर आके खेल भी रहे, उससे भी उनका माइंड स्ट्रांग होता है और बॉडी और वो हेल्दी होते हैं। इसलिए उससे क्या कहा जा रहा है बच्चे से कि ये एक बहुत सुंदर दिन है, कृपया उठ जाओ, बाहर आओ और आके खेलो। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये बहुत प्यारा दिन है, अरे कृपया करके उठ जाओ एंड कम एंड प्ले। अब बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए उसको वहां के बाहर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। अगर एक चिड़िया होती तो बर्ड होता, बहुत सारी चिड़िया हैं तो बर्ड्स है। द बर्ड्स आर सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना गाना, और जब इसमें आईएनजी लग जाता है सिंगिंग तो गा रही हैं। इन द ट्रीज, कहाँ गा रही हैं? ट्रीज में। ट्री मीन्स पेड़, और ट्रीज माने बहुत सारे पेड़। तो एक पूरे जनरल बात हो रही कि बहुत सारे पेड़ों पे बैठ के जो चिड़िया हैं वो गाना गा रही हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पे बैठकर गाना गा रही हैं। एंड मीन्स और, यू कैन हियर द बजिंग बीज। वो कह रहे देखो बीज तक उड़ गई हैं। बीज मीन्स मधुमक्खियां। तो बीज में भी ये हुआ, बी जो हुआ सिंगुलर वर्ड हुआ और बीज हुआ प्लूरल वर्ड। तो बीज मीन्स मधुमक्खियां। मधुमक्खियों की जो आवाज होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वी हैव अ लैंग्वेज। तो एनिमल्स और बर्ड्स के पास लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो आवाज निकालते हैं। तो बीज की आवाज को क्या बोलते हैं? बजिंग। बजिंग मीन्स भिन भिनाना, कि जो मधुमक्खियां भी भिन भिना रही हैं। एंड यू कैन हियर, हियर मैं सुन सकते हो, जो मधुमक्खियों की भिन भिनाट है उसको भी आप सुन सकते हो। तो ध्यान समझ में आया कि वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप जो मधुमक्खियों की भिनभिनाट भी सुन सकते हैं, है ना? कितनी सुंदर सी वो भी दे रखी है, पिक्चर भी दे रखी है उस दिन की, कि सन निकल रहा है, बर्ड्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और कुछ बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, है ना उसको। और दूसरे बच्चे हैं वो सो रहे हैं, तो उनको भी उठाया जा रहा है कि जिससे भी उठें और उठ के बाहर आके खेलें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्हीं लाइंस को फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि बच्चे एक बार में तो सुनते नहीं है, तो बार बार उनको वही बोला जाता है। तो फिर से उनको कहा जा रहा है, वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा, सुंदर और आकर्षक दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। फिर अब क्या बोल रही है? इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, मतलब अब मच टू लेट, टू लेट मतलब बहुत देर हो गई है,
बहुत देर हो गई है, इतनी देर नहीं सोया जाता है, बहुत देर हो गई है, तो सन निकल आया है, चारों तरफ सारे एनिमल्स बाहर हैं, सब बाहर हैं, तो बहुत देर हो गई है और बच्चे खेल भी रहे हैं, तो इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, कि अब बहुत देर हो गई है, अब इतनी देर नहीं सोया जाता है। सो हरी अप, हरी माने जल्दी करो, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स जिसको जो और सोने का इच्छुक हो, जिसको और नींद आ रही हो, नींद आती है ना, जब सुबह सो के उठते हैं तो बहुत तेज नींद आती है ना, तो कह रहे हैं सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो जल्दी करो, जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है, हर टाइम तुम सोते रहते हो, जल्दी करो और जल्दी उठो। इन लाइंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेकअप वेकअप, वो लाइंस रिपीट हुई थी फर्स्ट स्टैंजा की। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, उठो उठो ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो आके। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, अब बेड पर सोने के लिए ये टाइम बहुत लेट हो चुका है, इतनी देर नहीं सोना चाहिए, है ना। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, कि जो बच्चे होते हैं ना सो के उठ भी जाते हैं, उनको फिर नींद आने लगती है, वो फिर गिर जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है स्लीपी हेड, कि जिनको जो फ्रेश ही नहीं उठते हैं, बार बार नींद आती है, तो वो कह रहे हैं सो हरी अप, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, सोने के इच्छुक वाले बच्चे जल्दी करो। देन फिर वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। तो क्या करें, वॉश एंड ड्रेस, मतलब वॉश मीन्स वैसे धोना होता है, और ड्रेस मीन्स ड्रेस होती, कपड़े होती है, लेकिन ये एक फ्रेज है, तो यहाँ वॉश एंड ड्रेस का मतलब है कि अच्छे से मुंह हाथ धो के नहा के तैयार हो जाओ। बच्चों को कहा जाता है ना, गुड हैबिट्स में आता है ना, कि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, फिर उठ के अच्छे से तैयार होते हैं, है ना, तो वो बच्चे से क्या बोला जा रहा है कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, कि कपड़े अच्छे से नहा धो लो, तैयार हो लो और बाहर आ जाओ, कम ऑन आउट, बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, एवरीवन माने प्रत्येक, हर कोई, अप एंड अबाउट, वो बाहर है, सब लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ सब लोग की बात किसकी हो रही है, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, मतलब कौन को, सारे एनिमल्स, फार्म एनिमल्स जो आपके हैं, काउ गाय, काउ मीन्स गाय, हॉर्सेस, हॉर्सेस मीन्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और हॉर्सेस मीन्स घोड़े, घोड़े भी बाहर आ गए हैं। द डक्स, डक्स मीन्स, डक मीन्स बतख, और डक्स मीन्स बहुत सारी बतख, एंड द शीप, शीप मीन्स भेड़, तो गाय भी बाहर है, घोड़े भी बाहर हैं, बतख भी बाहर हैं, शीप भेड़ भी बाहर हैं, सब बाहर आ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन चीप चीप चीप, और जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, जो चिकन है, जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है ना। तो टाइनिएस्ट, टाइनी मीन्स छोटा, और टाइनिएस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा। तो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हम लोग की लैंग्वेज होती है, बट एनिमल्स एंड बर्ड्स दे डोंट हैव देयर ओन लैंग्वेज, तो दे मेक साउंड्स, वो आवाज निकालते हैं, तो हर एनिमल की एक अलग आवाज होती है। तो चिकन की आवाज क्या है, चीप चीप चीप, तो वो बता रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो है मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है, और वो क्या बोल रहा है, चीप 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 आवाज निकाल रहा है। तो वेकअप, उठ जाओ। और दिस पोइम इज कंपोज बाय सी फ्लेचर, जो पोइट है, पोइट का नाम नीचे लिखा होता है हमेशा, और उसको जो पोइम लिखते हैं उनको पोइट कहा जाता है। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि अच्छे से सब तैयार हो जाओ, उठो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। देखो सब लोग बाहर आ गए हैं, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, है ना, बतख और भेड़, सब बाहर आ गए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन, सबसे जो छोटा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है, और वो क्या बोल रहा है, चीप चीप चीप, चीप चीप बोल रहा है। तो वेकअप माने उठ जाओ। अब इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं, और आपको मेरे साथ पढ़ना है। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees,
wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. Now, this is the time to recite the poem. Poem को recite करना है? चलो start करते हैं. लेकिन remember the rule of the class. You have to recite the poem with me. आपको मेरे साथ poem को गाना है और अच्छे से actions भी करने हैं. मैम यहाँ से actions करेंगी और आपको वहाँ से actions करने हैं. Start. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. ओके तो इस पोएम को अच्छे से रिसाइट करना, अच्छे से गाना और आप तो और अच्छे एक्शन कर सकते हैं. आप तो मैम से अच्छा गा सकते हैं. तो उसको खूब अच्छे से गा के रिदम और इंटोनेशन के साथ इस पोएम को लर्न करना और एक्शंस करना. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर न्यू वर्ड्स. जो हमने न्यू वर्ड्स देखे पोएम में वो. नंबर 1 वेक अप. WAKE वेक, UP अप. वेक अप. वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना. लवली. LOVELY लवली. लवली मीन्स सुंदर या आकर्षक है ना. गेट अप. GET गेट, UP अप. गेट अप. गेट अप मीन्स खड़ा हुआ. बजिंग. BUZZING बजिंग. बजिंग मीन्स भिन भिनाहट. जो बीज था ना, द बीज आर बजिंग. तो जो बीज की जो आवाज थी, जो साउंड थी, उसे क्या बोलते हैं? भिन भिनाहट. स्लीपी. स्लीपी मीन्स थका हुआ या सोने का इच्छुक. पोइम में याद है ना, स्लीपी हेड आया था ना, यू स्लीपी हेड. तो थका हुआ या सोने का इच्छुक. टाइनीएस्ट याद है ना, टाइनीएस्ट. टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वही टाइनीएस्ट. TINIEST टाइनीएस्ट. टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा. ऑलरेडी अवेक. ALREADY ऑलरेडी. AWAKE अवेक. ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ. तो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. मैं रिपीट कर रही हूं. वेक अप. वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना. लवली सुंदर या आकर्षक. गेट अप खड़ा हुआ. बजिंग भिन भिनाहट. स्लीपी थका हुआ सोने का इच्छुक. टाइनीएस्ट सबसे छोटा. एंड ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन टाइम. ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. And remember the rule of the class, you have to give the answer. Okay, question number 1. Who are already awake? देखो जो क्वेश्चन होता है, what is the difference between a question and an answer or a statement?
जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड आता है। ये क्वेश्चन की पहचान है कि एक क्वेश्चन वर्ड आता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और जो आंसर्स होते हैं वो आंसर से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वो स्टेटमेंट होता है। आंसर्स हमेशा स्टेटमेंट में होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आया, हु एक क्वेश्चन वर्ड है। हु आर ऑलरेडी अवेक, हु मीन्स कौन, पहले से कौन कौन जगा हुआ था, हु आर ऑलरेडी अवेक। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, बस हु की जगह, हु जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको हटा देना है और उसके बदले आपको सारे आंसर्स लिख देने हैं। आपको याद है कौन कौन पहले से जगा हुआ था उस बच्चे से पहले, बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, ये सब उस बच्चे से पहले जगे हुए थे। तो हमने क्या किया, हु हटा दिया और हु की जगह हम इन बर्ड्स को ले आए। बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, फिर आर ऑलरेडी अवेक, फुल स्टॉप। उसके बाद के हमने सारे वर्ड्स यहां लिखे, आर ऑलरेडी अवेक, देन फुल स्टॉप। तो ये आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग। वेयर मीन्स कहां, तो वेयर भी एक क्वेश्चन वर्ड है। वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग, बर्ड्स मीन्स चिड़िया कहां गाना गा रही थी, तो आपको तो याद है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, ट्रीज में बैठ के गाना गा रही थी ना। तो हमने क्या किया, जो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है उसको हटा दिया, उसकी जगह पे द बर्ड्स ले आए और बाकी आंसर हमने ऐसे ही उतार लिया, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, और पीछे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। तो क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन मार्क होता है और आंसर में फुल स्टॉप आता है, और क्वेश्चन का भी पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है और आंसर का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम दिस पोइम। देखो जब हम कोई पोइम पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक मैसेज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज हिडन होता है। इस पोइम में भी एक मैसेज था। हमने पोइम को तो अच्छे से लर्न किया, रिसाइट किया, डांस भी किया, एक्शन भी किया, मीनिंग भी समझा, बट व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम। इस पोइम से आपने लर्न क्या किया, तो हम क्या लर्न किया, वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने क्या सीखा इसमें, जो पोइम का मैसेज क्या था कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ना, पूरे नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम, इस पोइम से आपने क्या लर्न किया, वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने क्या किया, उसमें भी क्या था, एक क्वेश्चन वर्ड आया, व्हाट मीन्स क्या, तो एक क्वेश्चन वर्ड है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आंसर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, हमने यहीं से स्टार्ट किया। जब आपसे क्वेश्चन में यू करके बात की जाती है तो आंसर में आप आई या वी का यूज करते हैं, तो वी, यू की जगह वी आया, वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस, पोइम भी लिख सकते हैं, इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, हु आर ऑलरेडी अवेक, बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। What have you learned from this poem? We have learned from this is we have to wake up early in the morning. And now this is the time for rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? What are rhyming words? किसी भी पोइम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। किसी भी पोइम में राइमिंग वर्ड्स जरूर आते हैं। हिंदी में भी जब आप कविता बोलते हैं तो उसमें भी तुकांत शब्द आते हैं, इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें एंडिंग साउंड्स होती हैं, जो लास्ट की आवाजें होती हैं वो एक जैसी आती हैं। दे हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स, जैसे कि कैट, रैट, बैट, हैट, मैट, सैट। आवाज आ रही है, एक सी आवाज आ रही है लास्ट में, कैट, रैट, बैट, फैट,
हैट, मैट, सेट। एक सी बातें आ रही हैं। तो जो लास्ट में जो एंडिंग साउंड्स होती है वो सेम होती है। ऐसी हिंदी में भी होता है, काला, ताला, माला, उनको तुकार शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स। अब हम देखते हैं कि इस पोइम में कौन कौन सी राइमिंग वर्ड्स आए। ऐसे मैंने अभी कहा कि कोई भी पोइम का जो कंपोजिशन होता है वो राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। तो हमारी पोइम वेकअप में भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए थे, तो उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को लेकर हम यहाँ आए। देखिए, जैसे कि डे, डे, प्ले। अब आपको सोचना है कि ये वर्ड्स आपने पोइम में कहाँ पढ़े थे। डे आया था ना, व्हाट अ लवली डे, कम एंड प्ले, आया नहीं था। तो डे, डे का प्ले, देखो साउंड सिमिलर साउंड है, सिमिलर एंडिंग साउंड। डे, प्ले, ट्रीज, बीज, बेड, हेड, है ना, आउट, अबाउट, शीप, चीप। देखो आवाजें एक से आ रही हैं, फिर से बोल रही हूं। डे, प्ले, ट्रीज, बीज, बेड, हेड, आउट, अबाउट, शीप, चीप। तो जो सिमिलर साउंडिंग साउंड्स होती हैं दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। और रिमेंबर कि किसी भी पोएम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर एनिमल एंड देयर साउंड्स, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही एनिमल्स और बर्ड्स भी बोलना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज, सो दे मेक साउंड्स, वो आवाजें निकालते हैं। डू यू नो दैट they make at least 25 different sounds to warn other from danger? अब वो आवाज क्यों निकालते हैं? या तो उस आवाज को देके वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, है ना, या कोई डेंजर, कोई खतरा होता है, उसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को आगाह करते हैं कि आगे खतरा है या कुछ, तो उसको वो अपनी आवाज देकर उनको बताते हैं। जैसे ही वो किसी दूसरे एनिमल्स को देखते हैं और वो नहीं चाहते कि वो उनके किंगडम में आए, तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो अपनी आवाज देके कहना चाहते हो कि चले जाओ यहाँ से, दिस इज माई किंगडम, ये मेरा क्षेत्र है, ऊ करके वो से आवाज निकालते हैं। तो पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। काऊ की आवाज कैसे होती है? काऊ कैसे आवाज निकालती है? मू, MOO, मू। काऊ की आवाज को बोलते हैं मू, है ना। बी मीन्स मधुमक्खी, वो कहती है भिनभिनाती है ना, बज, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बज, BUZZ, बज। कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ, म्यू म्यू बोलती है ना, म्यू म्यू, तो कैट की आवाज होती है म्यू, MEW, म्यू। डॉग की को क्या बोलते हैं? बार्क, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग बार्क, BARK, बार्क। और लायन, LION, लायन क्या करता है? रोर, तेज करता, आवाज करता है, तो रोर बोलते हैं। और कॉक, ये तो बहुत ही स्पेशल है। कॉक, मुर्गे की आवाज को बोलते हैं क्रो। आप तो जानते हैं कि क्रो मीन्स तो कौवा होता है, क्रो मीन्स कौवा भी होता है, और जो कॉक आवाज निकालता है उसको भी क्रो कहते हैं। और क्रो कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ, तो CAW, काऊ, वो क्रो की आवाज होती है। अब देखते हैं एक सेंटेंस राइटिंग एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करें अपने सेंटेंसेस में। जैसे कि गाय रंभाती है, अ काऊ मूव्स, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, द बीज आर बजिंग, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, अ कैट म्यूज, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, शेर दहाड़ता है, द लायन रोर्स, मुर्गा बांग देता है, कॉक क्रोज, कौवा काऊ काऊ करता है, अ क्रो कॉज। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ये एक्शन वर्ब्स की तरह ही होते हैं, जो काम हो रहा है, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे टीना वेक्स अप एट 6 o'clock, तो टीना कितने बजे उठी है? वेक्स अप, तो ये हुआ आपका एक्शन वर्ड। रोहन लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या हुआ? लव्स एंड प्ले, प्ले मीन्स खेलना। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग, तो गाना गा रही है, तो सिंग। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो स्लीपिंग। द बर्ड सिट्स इन द नेस्ट, तो सिट्स क्या हो गया आपका? बैठना हो गया। अब नाउ इमेजिनेशन कॉर्नर। कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट द सन? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दिन ऐसा हो जिसमें सन ना हो, और सन भी बहुत लेजी फील करे, वो रेस्ट लेना चाहे,
if the sun does not rise at the right time regularly, और सन का भी मन हो कि वो रोज नहीं आना चाहता है, तो ये आपको सोचना है. This is the imagination corner for you. It happens the whole natural cycle will change. All seasons punctually come every year. The flowers bloom in the spring season and our surroundings turn green. In the same way, the moon, the stars also appear at a particular time. Thus, everything in nature takes place at same time. Nature teaches us an important lesson, so be punctual. What we have learned today? We have learned reciting the poem Wake Up with proper intonation and rhythm. We should wake up early to see the rising sun, flying birds, smiling and blooming every leaf and flower, new words, animal sound, action words, and to be punctual. This is a time for home assignment. First of all, क्या है? You have to wake up early this week and note the timings of sunrise on each day of the week. Means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And name any 3 people around you who practice punctuality. यानी वो कोई भी हो सकते हैं जो रेगुलर आपका काम करते हो. वो आपका पेपर वाले भी हो सकते हैं, आपके हॉकर्स भी हो सकते हैं, मिल्कमैन भी हो सकते हैं, कोई भी. You have to write the names. And the thank you and blessings for my love. नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है. मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक गिनतारा कक्षा 5 के पाठ 2 जोड़ घटाना को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ. आज मैं आपको जोड़ घटाना के बारे में बताऊंगी. उससे पहले बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ. मान लीजिए अगर आपको कई वस्तुएं अलग अलग समूह में दी जाती हैं, उनकी अलग अलग संख्याएं हैं और अलग अलग आपको दी जा रही हैं, और एक साथ पूछा जा रहा है कि बताइए ये कुल एक साथ कितना है, पूरा एक साथ इनकी संख्या कितनी होगी. तो आप क्या करते हैं, जहाँ कुल शब्द आता है वहाँ हम जोड़ की प्रक्रिया करते हैं. जैसे मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि एक लड़का सोहन है, सोहन के पास 15 रुपए हैं, राधा के पास 11 रुपए हैं और रमेश के पास 10 रुपए हैं, तो बताइए कि इन तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं. तो आप क्या करेंगे, तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं पता करने के लिए हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे. आइए देखते हैं. सोहन के पास 15 रुपए, राधा के पास देखिए कितने रुपए हैं, 11 रुपए, और रमेश के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए. अब तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं यह पता करने के लिए आइए इसको हम जोड़ के देखते हैं. ये देखिए 15, 11, 10 तीनों को आपस में जोड़ा. इसको कैसे जोड़ा, यहाँ पे आया है उत्तर 36, मतलब तीनों के पास कुल 36 रुपए हैं. लेकिन इसको आपने कैसे जोड़ा, पहले इकाई को इकाई के साथ जोड़ा, 5 और 1 को जोड़ा, 6 आया. 6 में जब हमने शून्य को जोड़ा तो शून्य जोड़ने पे योगफल में कोई अंतर नहीं आता, तो ये कितना आ गया 6. उसके बाद हमने दहाई को दहाई में जोड़ा तो 1, 1 और 1 मिलके हो गया 3, मतलब तीनों के पास कुल 36 रुपए हैं. बच्चों आप बिना हासिल का जोड़ करना तो जानते हैं, कक्षा 4 में भी हमने किया है. आइए एक बार इसको दोहराते हैं. यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिए. पहली संख्या है हमारी 52,324 और दूसरी संख्या है हमारी 27,435. इन संख्याओं का योगफल पता करना है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि 52,324 और 27,435 का योगफल ज्ञात कीजिए. जहाँ योगफल ज्ञात करना होता है वहाँ जोड़ते हैं हम. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को उनके स्थानीय मान के स्तंभ में लिखते हैं. यहाँ पर हमारी संख्याएं 5 अंक की हैं, मतलब कि जो स्थानीय मान के स्तंभ बनेंगे वो इकाई से लेके 10,000 तक के बनेंगे. आइए करके देखते हैं. हमने स्थानीय मान के अनुसार इनका स्तंभ बना दिया. पहला है 10,000, फिर 1000, फिर सैकड़ा, फिर दहाई और इकाई. इकाई से लेके 10,000 तक का स्तंभ बन गया है. अब स्थानीय मान के स्तंभ के अनुसार हम संख्या को लिखते हैं. पहली संख्या लिख दी 52,324. अब इसमें जोड़नी है दूसरी संख्या 27,435. इनको आपस में जोड़ना है. बच्चों जिन संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम योज्य कहते हैं. यहाँ पर 52,324 और 27,435 क्या है, योज्य है. आइए इनको जोड़ कर देखते हैं. हम जानते हैं जोड़ की प्रक्रिया हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर बढ़ते हुए क्रम में करते हैं. मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे. 4 और 5 को जोड़ा, कितना आ गया हमारा 9. उसके बाद हम दहाई को
दहाई में जोड़े, 2 और 3 को आपस में जोड़े, कितना आ गया? 5 आ गया। इसके बाद हम सैकड़ा को सैकड़े में जोड़ेंगे। सैकड़े के स्थान पे कौन से अंक हैं? देखिए 3 और 4, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना आ गया? 7। अब हम हजार वाले अंक को जोड़ेंगे। हजार वाले अंक पर देखिए कौन सी संख्या है? 2 और 7। 2 और 7 को आपस में जोड़ा तो कितना आया? 9 आया। इसके बाद अब 10,000 वाले अंक को जोड़ेंगे। 10,000 वाले स्थानीय मान के स्तंभ में कौन से अंक हैं? 5 और 2। 5 और 2 को आपस में जोड़े तो कितना आ गया हमारा? 7 आया। मतलब जोड़ने के बाद हमारी संख्या क्या बनी? 79,759। 79,759। इसको हम क्या कहेंगे? योगफल। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वह योगफल, और जिन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? योज्य। आइए बच्चों, अब हम एक हासिल वाला जोड़ करके देखते हैं। देखिए आपके सामने 2 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या को पढ़िए, 6 अंकों की है, मतलब लाख तक की संख्या है, 9,74,832। और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? 8,67,439। यहाँ पे प्रश्न है कि 9,74,832 और 8,67,439 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम जोड़ करते हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इन संख्याओं को इनके स्थानीय मान के स्तंभ के अनुसार लिखना होगा। यहाँ पर हमारी संख्याएं 6 अंकों की है। 6 अंकों का अर्थ हुआ कि स्थानीय मान इकाई से लेके लाख तक का बनेगा। आइए पहले हम स्थानीय मान का स्तंभ बनाते हैं। 10 लाख तक का हो गया। 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। हमारी संख्याएं 6 अंक की हैं, मतलब लाख तक के स्तंभ में हम लिखेंगे। ठीक है, अब स्थानीय मान के अनुसार हम पहली संख्या लिख दिए। देखिए 9,74,832। 6 अंक की संख्या थी, लाख तक में गया, 9,74,832। अब दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखिए, 8,67,439। इन दोनों संख्याओं को हम अब आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमने पहले धन का निशान लगाया। अब चलिए जोड़ते हैं। हम इकाई से प्रारंभ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने धन का निशान लगाया है। अब इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे। इकाई के स्थान पे हमारा कौन सा अंक है? 2 और 9। 2 और 9 को जब हमने आपस में जोड़ा तो कितना हुआ? 11। इस 11 में एक इकाई और एक दहाई है, तो एक दहाई वाला अंक कहाँ जाएगा? दहाई वाले स्तंभ में सबसे ऊपर। यहाँ पे एक इकाई का देखिए आ गया दहाई वाले स्तंभ में सबसे ऊपर। अब हम क्या करते हैं? दहाई वाले अंक को जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ते हुए हम जोड़ते हैं। चलिए दहाई वाले स्तंभ को जोड़िए। दहाई वाले स्तंभ में हमारी कौन सी संख्या है? 3 और 3। 3 3 6 हुआ, और एक जो यहाँ से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इसको भी इसमें जोड़ लिया तो कितना हो गया? ये हुआ हमारा 7। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे सैकड़े वाले अंक को। सैकड़े वाले अंक में कौन सी संख्या है? 8 और 4। 8 और 4 को आपस में जोड़ा तो कितना आया? 12। 12 में हमारा 2 सैकड़े के स्थान पे और 1 हजार के स्थान पे है, तो एक को हम कहाँ ले जाएंगे? हासिल के रूप में हजार के स्तंभ के ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ से एक हमने लिख दिया हजार के स्तंभ में ऊपर। अब हजार वाले स्तंभ के अंकों को जोड़िए। तो हजार वाले स्तंभ में 4 और 7 है, और इसमें जो हमारा हासिल गया है 1, उसको जोड़ लिया तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 4 7 11, 11 और 1 12। अब देखिए 12 में 2 तो हमारा हजार के स्थान पे है, लेकिन एक जो है वो 10,000 के स्थान पे है। एक 10,000 और 2 हजार, तो एक कहाँ जाएगा? 10,000 वाले स्तंभ में सबसे ऊपर जाएगा। देखिए ये 10,000 के स्तंभ में ऊपर गया। अब 10,000 वाले स्तंभ के अंकों को जोड़िए। कौन से अंक हैं? 7 और 6। 7 और 6 आपस में कितने हुए? 13, और एक हमारा हासिल गया था हजार के स्तंभ से वहां पर, तो वो कितना हो गया? 14। अब 14 में 4 तो यहाँ पर है 10,000 के स्तंभ में, लेकिन एक हमारा कहाँ है? वो
लाख के स्तंभ में है, तो उसको हमने हासिल के रूप में लाख के स्तंभ में सबसे ऊपर लिखा। अब चलिए लाख के स्तंभ को जोड़ते हैं। लाख के स्तंभ में कौन से अंक हैं? 9 और 8। 9 और 8 आपस में कितने हुए? 17, और 17 में हमने जो एक हासिल लिया था वो जोड़ा तो कितना हो गया? 18। अब ये संख्या एक जो बची 18 में, वो अब एक और स्थानीय मान का स्तंभ बना 10 लाख का, उसमें गई वो एक। उस एक को अब हम कहाँ लिखेंगे? 10 लाख के स्थानीय मान के स्तंभ के नीचे। तो हमारी नई संख्या कौन सी बनी? 18,42,271। इसको क्या लिखेंगे? 18,42,271। आइए बच्चों एक और प्रश्न करके देखते हैं। यह प्रश्न हमारा जोड़ पर आधारित वार्तिक प्रश्न है। आइए समझते हैं वार्तिक प्रश्न क्या होता है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? एक जनपद में पुरुषों की संख्या 21,79,631 है। ध्यान से एक बार और देख लीजिए। एक जनपद में पुरुषों की संख्या 21,79,631 है। महिलाओं की संख्या 18,45,678 है और बच्चों की संख्या 4,65,690 है। तो बताइए जनपद की कुल आबादी कितनी है? अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। वार्तिक प्रश्न जो होते हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या पूछा गया है। इन प्रश्नों को हल करते समय इसी आधार पे हम उत्तर में लिखते हैं। जैसे इस प्रश्न में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया क्या है? जनपद में पुरुषों की संख्या, तो हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या बराबर 21,79,631, ये दी गई है। इसके बाद क्या दिया गया है? महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या 18,45,678, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? अगली चीज क्या दी गई है? बच्चों की संख्या, तो इसको भी लिखिए। बच्चों की संख्या बराबर 4,65,690। इसके बाद हम वार्तिक प्रश्न में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या पूछा गया है? बताइए जनपद की कुल आबादी कितनी है। ये जानने के लिए हम लिखेंगे, इसलिए जनपद की कुल आबादी बराबर, मैंने पहले भी बताया था जहाँ कुल शब्द का प्रयोग होता है मतलब वहाँ जोड़ की क्रिया होती है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ने के लिए एक बार फिर हम इसका रिवीजन करते हैं। इनको इनके स्थानीय मान के स्तंभ में लिखते हैं। स्थानीय मान का स्तंभ मैंने बना लिया 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। हमेशा हम इकाई की तरफ से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। इनके स्थानीय मान स्तंभ के अनुसार मैंने अंकों को लिख दिया। देखिए पहली संख्या लिख दी 21,79,631 और दूसरी संख्या है 18,45,678। एक और संख्या है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या कितनी है? 4,65,690। आइए इसको हम जोड़कर देखते हैं। आपने अभी अभी इसका अभ्यास किया है, एक बार फिर पुनरावृत्ति करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इकाई के स्थान को जोड़ेंगे। जो इकाई के स्तंभ में है उसको जोड़ा, तो यहाँ पर 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 9 में जब हमने शून्य जोड़ा तो योगफल में कोई अंतर नहीं, तो कितना लिख दिया? 9 लिख दिया। अब आइए दहाई के स्तंभ को जोड़ते हैं। दहाई के स्तंभ में क्या है? 3, 7 और 9। 3, 7 और 9 जब हमने आपस में जोड़ा तो हमारी संख्या आई 19। यहाँ पर 19 में 9 दहाई के स्थान पे और 1 सैकड़े के स्थान पे है, तो 1 को हम कहाँ लिखेंगे? सैकड़े के स्तंभ में सबसे ऊपर हासिल के रूप में। ये देखिए 1 सैकड़े के स्तंभ में सबसे ऊपर हो गया हासिल के रूप में। चलिए अब सैकड़े के स्तंभ के अंकों को जोड़ते हैं। इसमें कौन कौन से अंक हैं? 6, 6 और 6। इन तीनों को जब आपस में जोड़ा तो क्या हो गया? 18, और 18 में हमने 1 हासिल जोड़ा तो कितना आ गया? 19। ठीक है, अब 19 को नीचे लिखिए।
19 लिखने पे 9 तो हमारा सैकड़े के स्थान पे है, लेकिन एक हमारा कहाँ चला गया, वो हजार के स्थान पे सबसे ऊपर चला गया। अब इसी प्रकार हजार के स्तंभ को जोड़िए। देखिए हजार के स्तंभ में हमारे कौन कौन से अंक हैं, 9 हैं, 5 हैं और 5 हैं। 9 5 14, 14 में 5 जोड़ा 19 और 19 में हमने वो एक हासिल जोड़ा तो कितना हो गया 20। 20 को हमने नीचे लिख दिया। 20 में 0 तो हो गया हमारा हजार के स्थान पे, लेकिन 2 आएगा कहाँ पे, वो आएगा 10,000 के स्तंभ में सबसे ऊपर हासिल के रूप में। चलिए अब 10,000 के स्तंभ को जोड़ते हैं। 10,000 के स्तंभ में हमारी संख्या कौन सी है, 7 है, 4 है और 6 है। तो 7 4 11, 11 और 6 कितना हुआ 17। 17 में जो 2 हासिल लिया है उसको जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 17 और 2 19। 19 को हमने नीचे लिख दिया। 9 रहेगा 10,000 के स्तंभ में सबसे नीचे और 1 जाएगा फिर हमारा लाख के स्तंभ में सबसे ऊपर। आइए बच्चों अब लाख के स्तंभ को जोड़ते हैं। लाख के स्तंभ में देखिए कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 8 है और 4 है। 1 और 8 9, 9 में 4 जोड़ा 13 और 13 में जो हमने हासिल लिया था 1 उसको जोड़ा तो हमारी संख्या क्या बन गई 14। अब 14 में 4 तो हम लिखेंगे लाख के नीचे, फिर यहाँ से 1 हम ले जाएंगे हासिल के रूप में 10 लाख में सबसे ऊपर। अब 10 लाख के स्तंभ को जोड़ते हैं। 2 और 1 3 और 3 में जब हमने हासिल जोड़ा 1 तो हमारी संख्या आई 4 और हम अंत में लिखते हैं जनपद की कुल आबादी 44,90,999 है। जनपद की कुल आबादी कितनी है 44,90,999। आइए बच्चों इसी पर एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की हैं। एक बार ध्यान से पढ़िए अंक को। 5,06,537 बोरियां चावल की हैं और 24,68,136 बोरियां गेहूं की हैं। 54,32,451 बोरियां चीनी की हैं। तो बताइए गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। एक बार ध्यान से प्रश्न को देखिए। इसमें तीनों बोरियों की अलग अलग संख्या दी गई है। हमने पहले भी बताया था कि वार्तिक प्रश्न में क्या करते हैं, प्रश्न में जो दिया है वो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न में दिया है तीनों बोरियों की संख्या, तो इसको क्रम से पहले आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चावल की बोरियां। चावल की बोरियां कितनी है हमारी 5,06,537। उसके नीचे दी हैं गेहूं की बोरियां, उसको लिखिए। गेहूं की बोरियां कितनी है हमारी 24,68,136। उसके बाद क्या दिया गया है चीनी की बोरियां, उसको भी लिखिए। चीनी की बोरियां कितनी है हमारी 54,32,451। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है बताइए कुल बोरियों की संख्या कितनी है, कुल कितनी बोरियां हैं। इसके नीचे लिखेंगे इसलिए गोदाम में कुल बोरियां बराबर, और आप जानते हैं कुल जहाँ पे है वहाँ क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखिए बच्चों इसको आसानी से फिर स्थानीय मान के स्तंभ में लिख दिया गया है। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या थी वो 10 लाख तक की थी, इसलिए हमने जो स्थानीय मान का स्तंभ बनाया वो इकाई से लेके 10 लाख तक का बनाया। फिर इसको जैसे आपको बताया गया था उसी तरह से जोड़ा है। यह प्रश्न मैंने एक साथ जोड़कर इसलिए लिखा है कि इसको ये अभ्यास प्रश्न है, आप घर पे इसको जिस क्रम में मैंने बताया था उसे जोड़कर जरूर करिएगा। यहाँ पर अंत में लिखेंगे गोदाम में कुल 84,07,124 बोरियां हैं। जो उत्तर आएगा उसे हम अंत में लिखते हैं। बच्चों जोड़ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जोड़ के अपने गुणधर्म होते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। संख्याओं का क्रम बदलने पर, क्रम बदल कर जोड़ने पर, जैसे अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दिए और उसको जोड़ रहे हैं तो उनका योगफल नहीं बदलता है। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 धन 2 बराबर 6। अगर मैं लिख दूँ 2 धन 4 तो क्या इसका योगफल बदल जाता है? नहीं ना। 2 धन 4 लिखने पर भी हमारा योगफल कितना आया
6 आया। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, 100 धन 200 बराबर कितना है? 300। अगर मैं इसको लिख दूं 200 धन 100 बराबर, तब भी तो वही उत्तर आ रहा है 300। मतलब यह सही है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। एक और प्रॉपर्टी है कि किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। मतलब किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। देखिए उदाहरण के साथ आपको समझाया गया है कि 15 धन शून्य, 15 में शून्य जोड़ा कितना आया? 15। या शून्य में 15 जोड़ा तो कितना आया? 15। मतलब कि शून्य जोड़ने पर हमारे संख्याओं के योगफल पे कोई भी अंतर नहीं होता है। आइए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो आप इबारती प्रश्न कैसे बना सकते हैं। आइए करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो संख्याएं ली हैं। एक संख्या है 4560 और दूसरी संख्या है हमारी 1500। अब इन दोनों संख्याओं को मैं दे दूं और आपसे कहूं जोड़ के इबारती प्रश्न बनाइए, तो सोचिए आप क्या करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जोड़ के जो प्रश्न होते हैं उनमें कुल कितना आता है। जहाँ कुल कितना आता है मतलब वह जोड़ का प्रश्न होता है। तो आसान सी बात है कि अगर दो संख्याओं या तीन संख्याओं का आपको इबारती प्रश्न बनाना है तो बस प्रश्न में आपको कुल कितना जोड़ देना है। जैसे देखिए इन दो संख्याओं से मैंने एक इबारती प्रश्न बनाया है। आप इसको देखिए, आप इस तरह बना सकते हैं जोड़ का प्रश्न। यह प्रश्न है कि रमेश ने अगस्त माह में बैंक में 4500 रुपए जमा किए, 560 रुपए जमा किए तथा सितंबर में 1500 रुपए जमा किए। एक बार फिर ध्यान से देखिए, जो दोनों संख्याएं मैंने दी थी वही इस प्रश्न में मैंने लिखा है कि रमेश ने अगस्त माह में बैंक में 4560 रुपए जमा किए तथा सितंबर माह में 1500 रुपए जमा किए। तो उसने कुल कितने रुपए जमा किए? बन गया ना, कुल कितना मैंने जोड़ दिया, दोनों संख्याएं भी आ गई और आपके जोड़ का इबारती प्रश्न भी बन गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए। जैसे मैंने दो संख्याएं ली हैं, एक संख्या है 15,375 और 56,789। इन दोनों संख्याओं का भी आपको जोड़ का इबारती प्रश्न बनाना है। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है? आइए मैं आपकी सहायता करती हूँ। एक प्रश्न मैंने बनाया है, आप इसको देखिए। आप चाहें तो खुद से भी कोई प्रश्न बना सकते हैं। इन संख्याओं से मैंने जो प्रश्न बनाया है वो ये है, जहीर ने घर बनवाने के लिए 15,375 रुपए की सरिया तथा 56,789 रुपए की सीमेंट खरीदी। देखिए दोनों अंकों को मैंने प्रश्न में लिखा। जहीर ने घर बनवाने के लिए 15,375 रुपए की सरिया और 56,789 रुपए की सीमेंट खरीदी। जहीर ने कुल कितने रुपए खर्च किए? यहाँ कुल कितने मैंने जोड़ दिया तो ये प्रश्न क्या बन गया? जोड़ का प्रश्न बन गया। ऐसे आप घर पे प्रयास करिएगा, कोई 2 या 3 संख्या लीजिएगा और खुद से इबारती प्रश्न जरूर बनाइएगा। वह प्रश्न आपका हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आइए बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में ही आपका प्रश्न छुपा है। तो इस कहानी को सुनते समय आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से अंक दिए गए हैं। यह कहानी है, आप ध्यान से इसको पढ़िए। एक बार की बात है, एक जंगल में 3 छोटे छोटे हिरण रहते थे। तीनों हिरणों ने खेलने का सोचा और छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण तो छलांग लगाते ही हैं। पहले हिरण ने 5 मीटर, दूसरे हिरण ने 8 मीटर और तीसरे हिरण ने 7 मीटर ऊंची छलांग लगाई। ठीक है, एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से देखिए कि एक जंगल में 3 छोटे छोटे हिरण रहते थे और तीनों हिरण खेलना शुरू कर दिए। पहले हिरण ने 5 मीटर, दूसरे हिरण ने 8 मीटर और तीसरे हिरण ने 7 मीटर लंबी छलांग लगाई। अब बताइए तीनों ने कुल मिलाकर कितनी लंबी छलांग लगाई? तो यह प्रश्न में क्या छुपा है? तीनों ने कुल मिलाकर कितनी लंबी छलांग लगाई? यह पता करने के लिए आप क्या करेंगे? तीनों ने जितनी छलांग लगाई है उनकी दूरी को आप जोड़ेंगे। जैसे देखिए मैंने किया है, इसको मैंने क्या किया, वार्तिक प्रश्न था तो पहले जो दिया है उसको लिखा। पहले हिरण की छलांग 5 मीटर, दूसरे हिरण की छलांग
8 मीटर और तीसरे हिरन की छलांग 7 मीटर। तो तीनों ने कुल कितनी छलांग लगाई? तीनों ने मिलकर जितनी दूरी तय की उसको हम क्या किए? एक साथ जोड़ दिए। 5 धन 8 धन 7 20 मीटर, मतलब तीनों हिरन ने 20 मीटर लंबी छलांग लगाई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, कहानी में कुछ और है आगे, वो सुना रही हूँ। और इसमें प्रश्न जो है वो आपको हल करना है, ध्यान से सुनिएगा। खेलने के बाद तीसरे हिरन ने एक शिकंजी की दुकान खोलने का सुझाव दिया। उन्होंने पहले दिन 100 रुपए की, दूसरे दिन 125 रुपए की और तीसरे दिन 120 रुपए की शिकंजी बेची। तो अब बताइए कि तीनों ने कुल कितनी शिकंजी बेची? अब यह प्रश्न जो मैंने पूछा है कि तीनों ने कुल कितनी शिकंजी बेची, यह आपको खुद से करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तीनों हिरन की दुकान चल पड़ी और वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। यह जो दूसरा इसमें कहानी का पार्ट था, यह प्रश्न आपको हल करना है। बच्चों, एक चित्र आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या प्रश्न छुपा हुआ है। यह एक चित्र है, ये जगतपुर गांव का है, ठीक है। जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए हैं, जिनके निर्माण में जितनी ईंटें लगी हैं उनकी संख्या ये आपको इस तालिका चार्ट में दिया गया है। देखिए, एक तरफ है कराया गया निर्माण कार्य और एक तरफ है लगाई गई ईंटें। अब निर्माण कार्य में देखिए क्या क्या लिखा है। सड़क से स्कूल तक खड़ंजा। अब जो बिछवाने में ईंटें लगी वो कितनी है? आपकी 4,65,690। स्कूल भवन बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 68,460। पंचायत भवन बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 27,245। सार्वजनिक शौचालय बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 4,678। पुस्तकालय बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 17,885। और नाली बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 24,968। अब तालिका देखकर आप बताइए कि गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, कुल कितनी ईंटें लगी मतलब इन्हें जोड़ना है। खड़ंजा और नाली बनवाने में कितनी ईंटें लगी? आप तालिका देखिएगा कि खड़ंजा बनवाने में कितनी ईंटें लगी हैं और नाली बनवाने में कितनी ईंटें लगी हैं, उन्हें आपस में जोड़ेंगे। यह बच्चों आपको करना है, यह उत्तर सब जोड़ की क्रिया से होगा। आइए बच्चों देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, इसके बाद हम यह देखते हैं कि क्या क्या ज्ञात करना है। दी गई संख्याओं से आप जोड़ के वार्तिक प्रश्न बना सकते हैं, बस प्रश्न में कुल कितना लिखना होता है। संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। किसी संख्याओं और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। कहानी और घटना को सुनकर आप जोड़ के वार्तिक प्रश्न बना भी सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको आपका होमवर्क दे रही हूँ, आपका गृह कार्य। आपकी कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 22 और 23 के सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे ही। एक मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दे रही हूँ, परियोजना कार्य। आप अपने रसोई में जाइएगा और रसोई घर में जो सामान रखे होते हैं ना, उनके पैकेट को देखिएगा। जैसे मसाले के पैकेट हो गए, चाय पत्ती के पैकेट हो गए, कुछ ऐसे पैकेट अगर होंगे तो उन्हें देखिएगा। उस पर जो मूल्य लिखा होता है उसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा। हो सके तो उस पैकेट की कटिंग भी आप उस कॉपी पे चिपकाइएगा और फिर जोड़कर बताइएगा कि कुल मूल्य इन सामानों का कितना है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप खूब पढ़िए घर पे। जो न समझ में आए अपने बड़े भाई बहन या पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए, जो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली शिक्षण योजना में मैं फिर आपके साथ हूँ। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आपका हमारी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आपने अपने चारों ओर आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। आप जिस पे बैठ के मुझे देख रहे होंगे वो भी कोई वस्तु होगी। आप जिसमें मुझे देख रहे होंगे वो भी कोई वस्तु होगी। और अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देखते हैं। जैसे आपके आसपास में आपके कमरे में टीवी है, बेड है, चेयर है, टेबल है। उसके अलावा आप बहुत सारे टॉयज़ ऐसे लिए होंगे कि जिससे आप खेल रहे होंगे। और अगर हम ज़रूरती चीज़ों पर देखें तो आप अपने
भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं, भोजन का इस्तेमाल करते हैं। भोजन में हम क्या क्या खा सकते हैं, सेब ले सकते हैं, फल मतलब फल हो गए, सब्जी हो गए। तो ये फल को अगर आप देखते हैं तो फल कैसे हैं, ठोस हैं। आप चाहें तो इनका जूस भी निकाल के आप पी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, आप अपनी प्यास बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ में आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सांस लेने के लिए यूज़ में लाते हैं, क्या लाते हैं आप उपयोग में सांस लेने के लिए, गैस का उपयोग। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं हम सांस लेने के लिए, जिसे हम शायद महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो आपके घर में नारियल तेल होगा। आपने देखा होगा कि गर्मी में क्या होता है, नारियल तेल एकदम पिघल जाता है, और सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है। उसको उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं, उसे ताप देते हैं कि वो थोड़ा सा पिघल जाए, फिर आप उसका उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से। और अगर आप पानी को देखें तो जब गर्मी होती है तो आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए कैसा पानी उपयोग में लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं। सर्दियों में वही पानी आप गर्म पानी करके उपयोग में लाते हैं। तो आपने देखा कि आप अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं। तो आज हम उन्हीं वस्तुओं के दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं, सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। तो अगर हम पदार्थ के बारे में जानें तो पदार्थ की, क्योंकि सभी वस्तुएं कोई ना कोई स्थान ले रही हैं और उसमें एक भार होता है। तो जो वस्तुएं हैं, हम कह सकते हैं जो वस्तुएं या पदार्थ जो हमारे पास हैं वो स्थान घेरती हैं और उनका एक भार होता है। तो सभी वस्तुएं, अगर हमने भी पानी के रूप के बारे में जाना, नारियल तेल के बारे में जाना, तो हमने ये देखा कि वो 3 अवस्थाओं के रूप में हमारे पास हैं। तो पदार्थों में देखा जाए तो पदार्थों का भंडार है हमारे पास। तो इन भंडारों का कि हम उनको कैसे पहचाने कि कौन सा भंडार किस तरीके से है, किस तरीके से है, तो उसका एक निश्चित वर्गीकरण किया गया। तो ये वर्गीकरण भी कई तरीके का वर्गीकरण किया गया। उसके साथ में ही ये पदार्थ के वर्गीकरण का एक रूप है ठोस, द्रव्य, गैस, जिसे कि अभी हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में। वैसे तो पदार्थों का वर्गीकरण कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थों में बहुत सारे गुण निहित होते हैं कि एक पदार्थ में एक ही गुण नहीं होता, उसमें कई सारे गुण निहित होते हैं। तो अब अगर हम पदार्थों की अवस्था, मतलब जो स्टेट है कि जैसे हम पानी ले रहे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं वो गैस के फॉर्म में ले रहे हैं, और जो जूस है वो द्रव्य के फॉर्म में ले रहे हैं। सेब हमने खाया वो हमारे सॉलिड हो गया, तो वो हम खा रहे हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे करती हूँ, अगर आपकी माँ खाना बना रही होती है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि माँ आज खाना बना रही? क्योंकि क्या होता है कि जो खाने में जो खुशबू मतलब जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी एक अपनी सुगंध होती है, वो सुगंध हमारे तक पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि खाना बहुत सुगंधित है। तो ये चीज़ उसकी सुगंध हमारे तक कैसे ही, क्योंकि वो गैस के अणुओं के द्वारा, क्योंकि उसमें गैस के अणु हैं और वो हमारे तक के पहुँचते हैं, जिससे हमें पता चला कि आज माँ ने खाने में स्वादिष्ट क्या बनाया है। तो अब ये जान लें, हमें ये तो पता चल गया कि जो पदार्थ है उनकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अब इनका हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? बाहर से देख के तो आराम से कर सकते, क्योंकि जो वर्गीकरण किया गया है वो कई तरीके का वर्गीकरण है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण वो है जिसको हम बाहर से देख के वस्तुओं को पहचान सकें। रासायनिक क्या है, उनके कणों के आधार पर किया गया है। तो जो भौतिक वर्गीकरण है, तो बाहर से देख के करने का वर्गीकरण, तो हमारी जो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, तो इनको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं, इसीलिए इसको भौतिकी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और इनमें कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वो जान लेते हैं। आकार, आयतन, दृढ़ता या तरलता, संपीड्यता, कणों की स्थिति, कणों के बीच आकर्षक बल और विसरण, ये सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो पदार्थ कौन किस अवस्था में है, वो ठोस है कि द्रव्य है कि गैस है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं।